हाँ भाई, 5 मिनट सुन लो अच्छे से, फिर अपना जो तुम्हें करना है करते रहना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। ठीक है, मैं वही अपना पॉलिसी अपनाऊंगा कि मैं मान के चलूंगा कि ना तुम्हें चेंज इन पीएसआर आता है, ना तुम्हें एडमिशन आता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, जिसको लगता है कि भैया बहुत अच्छे से आता है, ठीक है भाई, बट मैं वही पॉलिसी अपना के वापस से चलूंगा। हर एक कंसेप्ट हम दोबारा पढ़ेंगे और सब कुछ अच्छे से समझेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पहले समझो मतलब क्या होता है। यार ये दो पार्टनर है, ए सॉरी 3 पार्टनर मान लो, ए बी और सी। ये पार्टनरशिप फर्म में एंगेज है, पार्टनरशिप कर रहे हैं। सी ने अपने मर्ज से वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले ली। क्या ले ली? रिटायरमेंट ले ली। तो इससे हमारी बुक्स में क्या फर्क पड़ेगा और हमारी अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बेसिक सिंपल सा है, कुछ नहीं करना अपने को। देखो, तुम मान के चलो अगर तुम किसी कंपनी के मालिक हो और तुम वो फर्म छोड़ के जा रहे हो, है ना, तो तुम्हारा कहीं सबसे पहली चीज क्या होगी? जो भी तुम्हारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट है तुम वो वापस लोगे। इसका मतलब हमारे को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो पार्ट रिटायर हो रहा है उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। बोलो, बहुत बढ़िया। और मैं कह सकता हूं कि अगर रिटायरमेंट होगा तो पीएसआर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। पहले मान के चलो 1:1 था, अगर सी रिटायर हो गया तो पीएसआर ने 1:1 होगा, तो कहीं ना कहीं पीएसआर चेंज हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? और जैसे ही पीएसआर चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई पार्टनर गेन करेगा या फिर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। और जब हम एडमिशन करते थे तो नया पार्टनर आता था तो हम उससे गुडविल के पैसे लेते थे। आज अगर मैं फर्म छोड़ के जाऊंगा तो मैं अपने पार्टनर को बोल सकता हूं ना, यार एक बात बोलूं, ये जो फर्म इतनी बड़ी बनी है इसमें मेरा भी योगदान है, और अगर आज मैं छोड़ के जा रहा हूं तो जो फर्म की गुडविल है उसका मुझे शेयर चाहिए। तो जब नया पार्टनर आ रहा था तो गुडविल का शेयर लेके आ रहा था, तो जब यही पार्टनर अब चला जाएगा तो गुडविल का शेयर लेके जाए। कैसे लेके जाएगा भाई? गेन और सेक्रीफाइस वाला मामला रहेगा। बोलो। तीसरा, यार एक बात बताओ, कहीं ना कहीं सेम वही वाला पॉइंट, जैसे एडमिशन में पार्टनर ने रिजर्व रिजर्व बनाए होंगे ना, यहाँ पे भी हमने पैसा वैसा जोड़ रखा होगा। तो अगर मैं जा रहा हूं तो किस बात का रिजर्व? भैया मेरा पैसा वापस करो। जो हमने रिजर्व बनाए थे, रिजर्व बनाते क्यों है? कि यार कल को कोई दिक्कत आएगी तो हम वहां से उसको एडजस्ट कर लेंगे। बट भाई मैं अब कल से रहूंगा ही नहीं, तो किस बात का रिजर्व? तो जो भी मेरा रिजर्व का पैसा है उसकी भी क्या करो? एडजस्टमेंट करो। बोलो। और चौथा, तुमने सीखा हुआ है, जब जब पीएसआर चेंज होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है? कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है। एक बात समझना, हम लोगों ने एक एसेट खरीदा था 50,000 का जब मैं हमने पार्टनरशिप बनाई थी 2004 में, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 50,000 रुपए। एक एसेट था लैंड नाम का, और आज 2024 में मैं रिटायर हो रहा हूं, क्या इस एसेट की उतनी वैल्यू होगी? तो ये जो मेरे पार्टनर है ये तो मुझे चिपका देंगे 50,000 के हिसाब से, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? मतलब सारे घूम फिरे कंसेप्ट वापस आ जाएंगे। बस फर्क क्या होगा? वहां पे एडमिशन के केस में पार्टनर आ रहा था तो गेन कर रहा था हर जगह, तो उसको पैसा देना पड़ रहा था। यहाँ पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको पैसा मिलेगा। बोलो। इसमें एक और पॉइंट क्लियर है? पहले ये बताओ, ये सारी बातें क्लियर हैं? तो हमारे इसमें कुल मिला के 5 से 6 कंसेप्ट बनेंगे। तो हमारा पहला कंसेप्ट बनता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। कौन सा? न्यू पीएस। ये हमारा पहला कंसेप्ट बनता है। बताओ जी, क्लियर? आओ किताब में चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, पहले किताब में जाके थोड़ा सा पढ़ते हैं। टीएस ग्रेवाल आ जाओ। पहला पेज निकाल लो एडमिशन रिटायरमेंट का। पहले तो समझ में करना क्या चैप्टर में, बस कितना दिमाग लगाना है। आ जाओ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या मतलब है? इधर देखो, इधर देखो, आराम से पढ़ना। कहता है इसका मतलब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस द रिटायरिंग पार्टनर सीज टू बी पार्टनर ऑफ द फर्म। सीज का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेता हूं तो आज से मैं उसका पार्टनर नहीं रहूंगा। सीज मतलब वो अब से वो पार्टनर नहीं रहेगा। सीज टू बी अ पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यू। यार एक बात बताओ, वी आर एकेडमिक्स में मान लो मैं
और अविनाश भैया, या फिर मान लो मैं और राहुल मिलकर इंस्टीट्यूट चला रहे थे, हम 3 बंदे थे, मैं, अविनाश भैया और राहुल, ठीक है, मैंने रिटायरमेंट ले ली, तो क्या वी एकेडमिक्स बंद हो जाएगा? नहीं, वी एकेडमिक्स कंटिन्यू, बट मैंने पार्टनर बनना छोड़ दिया, मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरिंग पार्टनर आज से पार्टनर नहीं रहेगा, लेकिन फर्म क्या होगी? चलती रहेगी। अगर फर्म चलेगी तो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे बेटा? पार्टनरशिप डीड को या तो चेंज करेंगे और न्यू बनाएंगे। बोलो। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? सोच के बताना। पहला, अगर कोई एग्रीमेंट था, क्या था? जैसे मैंने, अविनाश भैया ने और राहुल ने एग्रीमेंट बनाया कि हम फर्म खोल रहे हैं, और मैंने लिखा एग्रीमेंट 3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं मेरी रिटायरमेंट की बात पहले से लिखी हुई थी, तो पहले से क्या था? एग्रीमेंट था। दूसरा, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। अब मेरी बात समझो, मान लो मैं हूं, अविनाश भैया और राहुल है, मैंने बोला मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, अपने मन से बोले रिटायरमेंट ले लूंगा, और बाकी पार्टनर एग्री नहीं कर रहे, बाकी पार्टनर एग्री, तो कहीं मेरी रिटायरमेंट रुक जाएगी। बोलो। तो हर पार्टनर क्या करना चाहिए? एग्री करना चाहिए। हर पार्टनर क्या चाहिए? एग्री करना चाहिए। जैसे हमारे एग्रीमेंट में था कि हम सब मिलके पार्टनरशिप बना रहे हैं, ठीक है, और हम रिटायरमेंट तभी ले सकते हैं जब तीनों पार्टनर क्या कर देंगे? एग्री करेंगे। बोलो। तो दूसरा क्या पॉइंट है? पहला, मैं रिटायरमेंट कब ले सकता हूं? पहला, जब एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हम रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर दूसरा, सारे पार्टनर मान जाएं। अच्छा, तीसरा, जब हमने इंस्टीट्यूट खोला था, मैं तभी अपनी शर्त रखी थी कि देखो भाई, मैं इंस्टीट्यूट में आ रहा हूं, लेकिन एक ध्यान रखना, जब मेरा मन करेगा मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी विल, मतलब होता है अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता हूं, ये मैंने एग्रीमेंट पहले ही बता दिया था, और इसी बात पे मैंने उनका एग्रीमेंट बनाया था। तो तीसरा पॉइंट क्या आया? इफ द पार्टनर इज एट बाय गिविंग अ, मैं नोटिस में दे दिया रिमेनिंग पार्टनर की कि मैं अपना रिटायरमेंट। तो 3 पॉइंट याद आएगा, बेसिक एग्जाम में नहीं आएगा, फिर पता होना चाहिए। क्या पार्टनर रिटायरमेंट कब ले सकता है? पहला, जब ऐसा पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट हो, या फिर सारे पार्टनर मान जाए, या फिर तीसरा केस, पार्टनरशिप किस पे है? एट विल पे। उस केस में उसको क्या लेना पड़ेगा? राइटिंग में नोटिस, राइटिंग में किसको? रिमेनिंग पार्टनर को, कि मैं अब क्या हो रहा हूं? रिटायर हूं। क्लियर है? बोल दो, अच्छे से क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि भैया जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी क्या लायबिलिटी होंगी? क्या लायबिलिटी होंगी? इसके लिए कौन सेक्शन है बेटा? 32 सबसेक्शन 2। भैया मैं याद नहीं करना, बस थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए, एग्जाम में गया था एमसीक्यू में आ जाए कि लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, कि जो पार्टनर आज फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसकी कौन कौन सी लायबिलिटी है? रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। सुनो ध्यान से, मैं रिटायरमेंट हुआ 1 अक्टूबर को। कब रिटायरमेंट हुआ? तो यहां से लेकर यहां तक जो भी बिजनेस में हमने काम किया है, हमने एक्ट किया है, मैं उसके लिए क्या रहूंगा बेटा? जिम्मेवार रहूंगा, लायबल रहूंगा। बोलो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पार्टनर है विल बी लायबल टुवर्ड्स ऑल द एक्ट्स डन बाय द फर्म अप टू दिस डेट। लेकिन इस डेट के बाद अब जो भी पार्टनरशिप फर्म में होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई लॉस हुआ तो मैं वो लॉस बियर करूंगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई प्रॉफिट हुआ तो मैं वो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। क्या पॉइंट समझ में आया? क्या क्लियर है? पढ़ के बताओ फटाफट से। रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर द ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। बोलो। However, a retiring partner may be discharged from his liability by an agreement between himself, between third party and the continuing partnership। इसका क्या मतलब है? अब मान के चलो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी कोई लायबिलिटी है जो मैं भरना नहीं चाहता, एक्चुअली भरना चाहिए। लॉ क्या कहता है कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी चीजें हुई आप उन सबके लायबल हो। लेकिन मान लो लेट्स से हमारी फर्म ने, वी एकेडमिक्स ने आदित्य से 50,000 रुपए ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे, अविनाश भी और राहुल तीनों इसके लिए लायबल हैं। बोलो। बट मैंने आदित्य से एग्रीमेंट करा लिया कि यार तू मुझसे पैसा नहीं लेगा, तो क्या अब मैं लायबल रहूंगा? नहीं रहूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने क्या किया, थर्ड पार्टी से क्या करा लिया बेटा? एग्रीमेंट करा लिया कि थर्ड पार्टी मुझे फ्री कर रही है, तो मैं फिर लायबल नहीं रहूंगा। क्लियर है? बता दो। क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। क्या एक बात बताओ, क्या रिटायरमेंट के बाद मैं किसी चीज के वो हूं? अब मान लो मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया, ठीक है, तो अब मैं रिटायरमेंट, जब तक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं कुछ भी है उसके लिए मैं लायबल हूं कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया और मेरे पढ़ाने के बाद कोई नुकसान हो गया
तो क्या उस नुकसान के पैसे मैं दूंगा? एक सोच के बताना, है ना। इसका मतलब क्या है? लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरिंग पार्टनर आल्सो कंटिन्यू टू बी फॉर द अंटिल पब्लिक। भैया इसका क्या मतलब है? बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं है, सीयूटी में इसका एमसीक्यू आता है। सीयूटी में सुनना क्या कहता है ये पॉइंट। मान के चलो ये हम 3 पार्टनर थे, दीपक, राहुल, अविनाश भैया, और हमारा एक स्टूडेंट था केशव। क्लियर है? केशव से मैं रिटायरमेंट हो गया, मैंने रिटायरमेंट ले ली 1 जून को। कब रिटायरमेंट ले ली? 1 जून को। केशव से राहुल, अविनाश भैया ने कुछ पैसे उठाए, 1 लाख रुपए, और केशव ने पैसे दे दिए जान के कि दीपक भैया भी स्टूडेंट में है, उसको पता नहीं था कि मैं रिटायर हो चुका हूं। क्लियर है? और केशव ने 1 लाख रुपए दे दिया आउट ऑफ गुड फेथ कि दीपक भैया भी स्टूडेंट में है। क्लियर है? दिसंबर हुआ, दिसंबर में केशव को पैसे नहीं मिले। किससे? राहुल से और अविनाश भैया से। अब केशव ने कोर्ट में केस कर दिया, जहां पे मैं भी, कोर्ट ने मुझे ही बुलाया, राहुल को ही बुलाया, अविनाश भैया को बुलाया। तो मैंने क्या बोला? सर मैं तो था ही नहीं फर्म में, मुझे क्यों लाइबल है? तो कोर्ट ने कहा सर देखो बात ऐसी है, आप रिटायरमेंट ले चुके थे, ये आपको और आपके पार्टनर को पता था। बोलो, क्या आपने पब्लिक नोटिस दिया था? क्या आपने दुनिया को बताया था कि आप वी एकेडमी छोड़ चुके हो? नहीं ना। जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक आप लाइबल रहोगे। क्लियर है बेटा? तो इस केस में मुझे भी 1 लाख में अपना पैसा देना पड़ेगा। तो भैया सीधी सी बात यह समझ में आई कि लाइबल फॉर द पार्टनरशिप, कोई भी लाइबिलिटी, पहली बात मैं लाइबिलिटी के लिए कब तक लाइबल होऊंगा? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी लाइबल रहूं। किस केस में? जब मैं पब्लिक नोटिस ना दूं। हाँ, अगर मैंने यहां पे पब्लिक नोटिस दे दिया तब तो मैं क्या हो गया? फ्री हो गया फ्रॉम लाइबिलिटी। क्लियर है? थ्योरी के 3-4 पॉइंट है, बस इतना याद रख के चलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, घबराना नहीं है। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज मुझे। लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, छोटे छोटे से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो मेरे साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ए, बी और सी 3 पार्टनर है भाई लोग, 3 पार्टनर है। प्रॉफिट कितना है? हाफ, 2/5, 1/10। तीनों का अलग अलग नीचे कॉमन है, तो तीनों को एक जैसा बना लोगे। 2, 5, 10, तो तीनों को क्या बना लूंगा? 10 बना लूं। तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ये तो अपना है ही। तो पीएसआर क्या आ गया? 5:4:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ ए रिटायर। पहला केस कौन रिटायर हो गया? दूसरा केस बी रिटायर, और तीसरा केस सी रिटायर। रिटायरमेंट बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान है। अगर ए रिटायर हो गया तो ये चला गया, तो न्यू पीएसआर क्या बना? 4:1। बी रिटायर हो गया तो ये चला गया, तो क्या बना? 5:1। सी रिटायर हो गया तो क्या बचा? 5:4। कुछ था क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू आ जाए, कर देंगे अपन। बोलो, इजी। अगला कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, पीएसआर कितना है? 541। न्यू पीएसआर निकाल के दो इफ द रिमेनिंग पार्टनर, इफ एक्स रिटायर, वाई रिटायर, जेड रिटायर। एक्स रिटायर हो गया तो पीएसआर क्या बना? वाई हो गया तो जेड हो गया तो कुछ था क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बड़े प्यार से अपने से हो जाते हैं आराम से। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। क्या 3? अब तुम लोग निकाल के दो मुझे वाला क्वेश्चन, खुद से निकाल के दो। ए बी सी 3 पार्टनर है, हिज प्रॉफिट शेयर टेकन। आप लोग मुझे खुद से क्वेश्चन निकाल के दोगे। ठीक है, अभी आपके पास समय है सिर्फ 3 मिनट का।
आ जाओ, ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, चलो आ जाओ, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन पहले क्या है, पहले क्वेश्चन समझ जाओ। ये केस नंबर 2 है, ये और आसान है। ए बी सी तीन पार्टनर है, पीएसआर कितना है, 5 3 2। क्लियर है? यार एक बात बताओ, एक घर में 3 लोग थे और 10 रोटी बनती थी, और ए खाता था 4, बी खाता था 3, सी खाता था 3। क्लियर है? अब सिर्फ 2 बंदे बचे, रोटी अभी भी 10 बन रही है। तो कहीं ना कहीं जो, मान लो बी अब रिटायर हो गया, तो बी का शेयर कोई ना कोई तो लेगा ना। अब मान के चलो वो कहता है कि जो बी जितनी रोटियां खाता था ना, तो बी ने उसमें से 50% ए को दे दिया और 50% सी को दे दिया। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हम यूपीएसआर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। ए अभी कितनी रोटी खा रहा है, 4/10, और उसको बी ने कितना दे दिया, बी खाता था 3/10। बोलो, बी ने अपने हिस्से का कितना दे दिया, आधा दे दिया, इतना दे दिया। तो ए का न्यू पीएसआर ये बन गया। और बी का, बी कित ओ सॉरी सी कितना खाता है, 3/10, और उसको बी ने अपने हिस्से का कितना दे दिया, आधा दे दिया। तो ये सी का न्यू पीएसआर हो गया। क्या क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही नहीं है? कहता है एबीसी पार्टनर, बी टायर हो गया, और उसका जो प्रॉफिट शेयर था ना, वो किसने ले लिया, किस रेशियो में। इसका क्या मतलब समझाता हूं, और हमें क्या निकालना है, न्यू पीएसआर। क्लियर? आओ लिखना साथ, स्टार्ट प्रेजेंटेशन देखते हैं। आ जाओ, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा मैंने एज न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए का पुराना शेयर प्लस में जो उसने इसका लिया, बी का लिया। तो ए का पुराना शेयर बताओ, 5/10 है। सही बोल रहा हूं? ए का पुराना शेयर कितना है, 5/10। कोई दिक्कत? इसमें प्लस क्या हो जाएगा, जो इसने बी से लिया है। अच्छा, बी का शेयर है कितना, 3/10। और इधर ध्यान दो, 2 सेकंड बस, यहां ध्यान दो। और इसने बी का शेयर कैसे लिया है, इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब इसने बी के शेयर में से कितना ले लिया, 2/3 ले लिया। बोलो, तो ए का शेयर कितना आ गया, 5/10 प्लस में 6/30। एलसीएम निकालो, 10 और 10 कितना आया, 30 एलसीएम आ गया। ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 6, तो एलसीएम कितना आया, 21/30। इसी तरह सी का निकालो, सी न्यू शेयर। सी का पुराना शेयर कितना है, 2/10, और इसने बी से कितना लिया, बी का हिस्सा 3/10 था, और इसने उसका 1/3 ले लिया। तो ये हो गया 2/10 प्लस में 3/30। तो ये हो गया मेरा 30, ये हो गया मेरा 10 6 प्लस में 3, तो ये हो गया 9/30। तो मेरा न्यू पीएसआर कितना हो गया, 21:9। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 3/7। क्लियर? एग्जाम में से क्वेश्चन आते प्यारे प्यारे से हो जाएंगे भाई। सबका हो गया, समझ में भी अच्छे से आ गया। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 देखो, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। जो बी रिटायर हुआ उसका पूरा शेयर किसने ले लिया, सी ने ले लिया। तो फटाफट खत्म कर दो इसको, जल्दी जल्दी खत्म कर दो।
हाँ जी, आ जाओ, चलो चलो। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला और सिंपल है, चेक करो। ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो क्या है? 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। बी टायर हो गया, आयुष फिर से उठा के बुला लूंगा, आगे बुला बैठा लूंगा। बी टायर हो गया और बी का शेयर कितना है? 2/5। वो किसने ले लिया पूरा का पूरा? सी ले लिया। तो न्यू पे सर तो बहुत आसान है। अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? पहला एज न्यू शेयर, तो ए में तो कोई चेंज नहीं है, जितना ए का पहले था आज भी इतना ही है, ए का 2/5। तो जो बी का शेयर है वो किसने ले लिया? सी ने ले लिया। तो सीज न्यू शेयर कितना आएगा? सी के पास पहले कितना शेयर था? 1/5 था, और इसने पूरा का पूरा बी का शेयर ले लिया 2/5, तो ये आ गया 3/5। तो मेरा न्यू पीएसआर क्या आ गया? 2:3। इजी। तो साइज में हलवा है, हटाऊं? उतार लिया। अगला टॉपिक एग्जाम्पल 4 देखो, इधर देखो, कहता है ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? हाफ, 3/10, 1/5। एग्जामिनर खेलना चाहेगा, खेलने मत देना। नीचे सबके क्या है? 10 लाओ, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ये तो ऑलरेडी 10 है ही, और ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये रेशियो हो गया रिस्पेक्टिवली। बी डायर हो गया, और उसका शेयर किसने लिया? ए और सी ने। सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद कौन एडमिट हुआ? डी। डी एडमिट हुआ कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए, जिसका आधा उसने किससे लिया? ए से। एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। वाह भाई वाह, प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपसे क्या मांग रहा है? न्यू बेसा डी के एडमिशन की बात। मैं ये चाहूंगा ये क्वेश्चन तुम लोग 5 मिनट लेके ना खुद से करो, आपके पास समय है 5 मिनट का, ये क्वेश्चन खुद से करना। चलो करवाऊं? होने वाला है, देख तो लो, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो तुम लोग पूरा पूरा। केशव हो गया? काम करना है।
मैं सुनता भाई, चलो और काम क्या उसका। हाँ भाई चलो आ जाओ, किस किस का हो गया, किस किस का आंसर आया जरा बता दो एक बार, मूड दिखा दो एक बार, एक ही बच्चे का है क्या आंसर, बाकी लोग कहाँ तक पहुंचे हो। अच्छा रिटायरमेंट के बाद शेयर निकाल लिया, एडमिशन वाले फंस रहे हो गए ना, रिटायरमेंट का निकाल लिया, चलो वो करवाते हैं, आ जाओ। इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं, ओए करवा रहा हूं तो करवा तो रहा हूं, है घर जाना है, आगे आ जाना, अरे आगे आ जा, पीछे से इतना पीछे कहाँ समझ में आएगा, आगे बैठ, क्या हो रहा है भाई, उल्टी उल्टी मत कर दियो, जाने अगर जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बस बस बस। इस क्वेश्चन के ना, ओए इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं, दो पहलू क्या है, एक तो एडमिशन वाला पॉइंट है और एक रिटायरमेंट वाला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि देखो यार, रिटायरमेंट हुआ है तो बी रिटायर हुआ है और उसका शेयर किसने ले लिया, ए और सी ने, किस रेशियो में, 2:1 में। तो पहले हम निकालेंगे शेयर, न्यू शेयर आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है कुछ नहीं है। ए का शेयर बताओ पुराना कितना है, ए का पुराना शेयर बताओ कितना है, 1/2, 3/10, 1/5। तो इसको हमने सबको क्या किया, 10 बना दिया, तो वो आ गया 5, 3 और 2। तो ए का आया 5/10। अब एक बात बताओ, जो रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है, बी। तो बी जो रिटायर हुआ है तो बी का शेयर इन लोगों ने ले लिया होगा, किसने लिया होगा, पुराने पार्टनर ने, ए और सी ने ले लिया। और कैसे लिया है, 2:, तो ए ने कितना लिया है, जो बी का शेयर था उसमें 2/3 लिया है, और सी ने कितना लिया है, जो बी का शेयर है उसका 1/3 लिया है। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तो ए का पुराना शेयर, बी का शेयर कितना है, 3/10। तो ए ने 3/10 में से कितना लिया है, 2/3 लिया है। तो ए का शेयर बताओ, 5/10 प्लस में 6/30, बोलो। तो ये कितना आ गया, 30, ये आ गया मेरा आई थिंक 50 प्लस में 6, ये आ गया 21/30। हाँ जी सही है। इसी तरह रिटायर हो गया बी का तो शेयर ही नहीं आएगा, तो कौन बचा, सी। सी का शेयर कितना है, 2/10। अच्छा सी के पास जो शेयर है उसमें और शेयर किसका आ जाएगा, बी का। बी का शेयर कितना है, 3/10, और इसने कितना ले लिया है, 1/3। कहां लिखा है देखो ना, सी ने, सॉरी बी ने ए और सी को अपना शेयर दे दिया 2:1 में, तो सी को कितना मिला, 1/3। तो ये भी आ गया इससे कितना, 2/10 प्लस 3/30। तो ये आ गया मेरा 30, ये आ गया मेरा 6 प्लस में 3, तो ये आ गया मेरा 9/30। तो मेरा पीएसआर आ गया आफ्टर रिटायरमेंट, प्लीज ध्यान देना कितना आ गया, 21:9, और काट दिया तो 7:3। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, सुनना बेटा सब लोग, क्या ध्यान दो, इसके बाद क्या होता है, डी आता है। और डी कितने के लिए आता है, चेक करके बताओ आराम से, क्वेश्चन पढ़ के, डी कितने शेयर के लिए आया चेक करो, 1/4 शेयर के लिए आया है, डी आया 1/4 शेयर के लिए। अब ये अगर 1/4 शेयर के लिए आया है तो ये शेयर किसी ना किसी से एक्वायर करेगा, या तो ए से या सी से, है ना। कितना शेयर लेगा ये, 1/4। क्वेश्चन ने बोला हाफ ऑफ विच, मतलब 1/4 का आधा। तो मैं बोलूं 1/4 का आधा कितना हुआ, मैं कहता हूं 1/4 का आधा हुआ 1/2, ये 1/8। तो ये 1/8 इसने किससे लिया है, वाज गिवन बाय ए, मतलब ए ने 1/8 इसको दे दिया। और इसके अलावा एंड द रिमेनिंग शेयर, बताओ 1/4 का आधा कितना हुआ, 1/8। फिर और कितना बच गया, 1/8 रह गया, वो इसने किससे लिया, इक्वली, किस किस से, ए और सी से। मतलब इसने ए से 2 बार शेयर लिया, एक बार लिया 1/4 का आधा, फिर 1/4 का आधा कितना बचा, 1/8, फिर 1/8 का भी आधा लिया। भैया क्या कह रहे हो, समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो, घबराना नहीं है अपने को, ये डायग्राम देखो। डी कितने शेयर के लिए आया बेटा लोग, 1/4 के लिए आया, सब लोग यहाँ ध्यान दो। तो 1/4 का आधा कितना हुआ, ये किसने लिया, ए से ले लिया इसने, सही बोल रहा हूं। अब जो बच गया 1/4 में से 50% इतना, तो 50% कितना बचा, 1/8 बचा। और ये इसने फिर दोबारा किससे लिया,
ए और सी से। कैसे लिया? इक्वली लिया। कैसे लिया? तो 1/8 का आधा मतलब 1/16 ए से लिया होगा और 1/16 सी से लिया होगा। बोलो। तो अब मैं क्या करूंगा? ए का शेयर निकालूंगा न्यू। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा? जो ए का पुराना शेयर था कितना बचा था ए के पास? 7/10 बचा था, जिसमें से इसने डी को 1/4 दिया, फिर दोबारा 1/8 दिया। तो क्या कह रहा है? अच्छा गलती, गलत बोल दिया मैं, गलत बोल दिया। 1/4 पूरा ही है। इसने पहले कितना दिया? 1/8 दिया और फिर कितना दिया? 1/16। मतलब इसने इतना डी को दे दिया। अब जो बचेगा वो ए का शेयर होगा। और बी का बताओ, बी का कितना? 3/10 और कितना दे दिया? 1/16 दे दिया। और फिर डी का शेयर तुम पता ही है कितना? 1/4। अब जब कैलकुलेट करके बताना। सब लोग यहां तक टेपो, पहले सब लोग यहां तक टेपो, ये डायग्राम जरूर बना लेना। टेपो यहां तक, टेपो, चलिए टेपो। इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार और लिख के करना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो स्टेज है, एक तो रिटायरमेंट के बाद का शेयर आ गया, फिर दोबारा एडमिशन का शेयर आ गया। तो टेंशन लेनी, आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लिख लिख के करेंगे, आप बैठ जाए। उतार लिया? नहीं उतारा? ये वाला एक बार उतार लेना, ये वाला, ये अच्छे से उतार लेना, ये वाला तो डी वाला है ना। डी ने कितना लिया? डी शेयर 1/4 के लिए आया है, जिसका 50% कितना हुआ? 1/8। किससे लिया इसने? ए से। फिर कितना बचा? 1/8। 1/8 आधा आधा किसने लिया? ए और सी से। तो ए से कितना लिया? 1/16 और सी से कितना लिया? 1/16। उतार लिया? मैं ये वाला हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिटा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ। जल्दी जल्दी हटाऊं? सबने उतार लिया? ये डी वाला डायग्राम हटाओ, बस डी वाला, बस ये देखो मैं डी वाला मिटा दे रहा हूँ। अब ये पीएसआर निकालते हैं। आ जाओ, आ जाओ सब लोग, आ जाओ यहाँ ध्यान दो। अब फटाफट ए का कितना शेयर? 7/10। इनको प्लस करो, कितना एलसीएम आएगा? 16 एलसीएम आएगा। 16, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो ये कितना हो गया? 7/10 माइनस 3/16। अब इसमें ए का शेयर आ जाएगा। अब बी का निकालते हैं। बी का आ गया 3/10 माइनस, ये तो पूरा है 1/16 ही है, तो बी का भी शेयर आ गया, बोलो। और सी का डी, और डी का तो पता ही है। चलो कितना है? 16 10 कैल्शियम कितना आएगा? 80 पक्का। तो एलसीएम आया 80, तो ये 8 7 जा 8 7 56 हो गया। और ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये हमारा हो गया 41/18। बोलो भाई लोग, क्लियर? अब इसकी तरह बी का कितना एलसीएम सेम आया? कितना आ गया? 80 एलसीएम आ गया। ये हो गया 24 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 19/18। अब लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट, यार डी का 1/4 है और इन सबका 80 है, तो हमें इसको डी का भी 4 को 80 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 80 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड। तो हम 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20/20 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20/80। तो हमारा पीएसआर क्या आ गया? फुल आंसर 41/19/20। जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से उतार लो, कोई डाउट है पूछ लो, घर जाके बार लिख के कर लेना ढंग से, ठीक है? हो गया? एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग 3/16 के बाद। कौन सा? ये वाला ना, देख कुछ नहीं करना, एलसीएम लिया, ठीक है?
एलसीएम लिया, 10 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया 80, एलसीएम डाल दिया यहाँ पे, 80 को 10 से डिवाइड किया तो 7 अट्ठे कितना हो गया 56, एलसीएम आता है ना 80, ये हो गया 5 दिए 15, तो ये आ गया 4180। क्लियर है, बोल भाई। और इसी तरह बी का भी एलसीएम ले लिया, 80 10 से डिवाइड किया कितना हुआ 8 और 8 8 3 जा 24, 80 को डिवाइड किया 16 से कितना है 5 5 1 जा 5, तो 19/18 आ गया। अब ये दोनों नीचे नीचे 80 80 आ रहे हैं और यहाँ पे 1/4 है तो इसको भी 80 बनाना पड़ेगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 और 20 से। ठीक है, हो गया, सब उतार भी लिया साथ साथ। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करें। चलो हटाऊं, सुधांशु हटाऊं। अच्छा, गेनिंग रेशियो क्या होगा इसमें, ये तुम बताइए। गेनिंग का फॉर्मूला बताइए तुम लोगों को, है ना, गेनिंग का पता ही है। तो मैं गेनिंग नहीं करा रहा था, ठीक है, मैं गेनिंग नहीं करा रहा, मैं तुम्हें सीधा गुडविल करा रहा हूँ। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव आंसर है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कंसेप्ट नंबर 2। आओ दोबारा लिखना स्टार्ट करो, सारे कंसेप्ट दोबारा लिखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2, गुडविल। सब लोग साथ साथ नोट करो गुडविल। सबको पता है कि गुडविल दो तरह की होती है, कौन कौन सी याद दिलाओ। एक होती है परचेज्ड गुडविल, और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हाँ जी, परचेज्ड गुडविल हमेशा कैसे दिखती है बेटा, बैलेंस शीट में किस तरफ आती है, असेट साइड में दिखती है, हमें गुडविल नाम से बोलो, या फिर वर्ड का यूज करता है और ये एग्जाम में लिखा हो क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल। जब भी आपको ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन दिखे तो कौन सी गुडविल होगी, परचेज, या तो बैलेंस शीट साइड में एसेट साइड में आ रही होगी, या फिर क्वेश्चन क्या बोलेगा एग्जिस्टिंग गुडविल, तो इसको क्या मान लेंगे हम, परचेज। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट होगी इसकी। क्या ट्रीटमेंट होगी, जो परचेज गुडविल है ना, मैं लिख लो, रुक जाओ, ये एक तरह का लॉस है। क्या है, लॉस है। और ये जो परचेज गुडविल करी थी हमने, कब करी थी, ओल्ड बीएसआर पे, तो लॉस बटेगा कैसे, ओल्ड बीएसआर में। किस पे बटेगा, ओल्ड बीएसआर में। अच्छा, लॉस कैपिटल को इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और गुडविल हमारा एसेट है तो इसका नेचर क्या होगा, डेबिट। तो अगर मैं गुडविल खत्म कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। तो एंट्री क्या जाएगी, टू गुडविल अकाउंट, और क्या डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में हो जाएगा, ये ओल्ड रेशियो में। बोलो बताओ कुछ। हाँ, अब मैं समझा तो, पहले रुक जाओ तो 2 मिनट। यार एक बात बताओ, मैंने परचेज गुडविल का ही मतलब थाने समझाया था कि मान ले मैंने इंस्टीट्यूट खोला, और मैंने इंस्टीट्यूट खोला, मेरे बच्चे नहीं आ रहे, बट मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने सोचा मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट पकड़ता हूँ जो बहुत बड़ा है। मुझे पता चला कि इकोनॉमिक्स हाउस बंद हो रहा है, होना नहीं चाहिए वैसे, भगवान करे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लगा बंद हो रहा है, मुझे पता है कि उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे अब अपना इंस्टीट्यूट दे दो, है ना। तो सर का जो इंस्टीट्यूट है उसमें एसेट है 1 लाख के, कितने के, तो लॉजिकली उनको 1 लाख रुपए मांगने चाहिए। उन्होंने मुझसे मांगे 1,20,000, कितने रुपए मांगे, 1,20,000 रुपए। मैंने कहा किस बात के यार, आपके एसेट तो 1 लाख के और आप पैसा कितना मांग रहे हो, 1,20,000। आज अंदर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अंदर आके बैठ, 1,20,000 मांग रहे हो, सही बोल रहा हूँ, तो अब 20,000 किस बात के मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हें ही पता है, अगर तुम इकोनॉमिक्स हाउस के नाम से ट्यूशन पढ़ाओगे, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं 1-2 साल बच्चे आएंगे बाहर से, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करी, 20,000 की, तो वो 20,000 बुक्स में किस नाम से आ गई, गुडविल के नाम से मेरी बुक्स में आ गई, एंट्री होगी उसकी। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं देखूं तो 20,000 मेरे नुकसान की तरह नहीं है, जो किसकी गलती है, पुराने पार्टनरों की। तो जब पार्टनरशिप फर्म का पूरा स्टेटस चेंज हो रहा है तो लॉस ही बढ़ना चाहिए गुडविल नाम से। ये कौन सी गुडविल है, परचेज, ये सेल्फ वाली नहीं है, ये वो गुडविल है जो मैंने खरीदी है ना। तो इसलिए इसको हम लॉस मान के क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब बुक से खत्म कर देते हैं। क्लियर है। फिक्टिशियस सेट नहीं, फिक्टिशियस सेट नहीं है, नहीं 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 वो नहीं है ये फिक्टिशियस सेट। फिक्टिशियस सेट का मतलब होता है ना ही ये एसेट है ना ही ये लॉस है, इनका बेनिफिट हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते।
एक बात पूछूं, तुझसे पूछता हूँ, गुडविल मुझे ये तो पता होता है कि कभी ना कहीं लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देगी, एडवर्टाइजमेंट चल उस पर बात होती है क्लास में, ठीक है, इधर देखो, क्लियर है पॉइंट। अगला भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये क्या होता है? सीधी सी बात है, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में 10 साल मैंने जीवन में काम किया इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात 10 साल में मुझे लोग जान गए होंगे, तो ये क्या बन जाएगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ऑब्वियस सी बात है इसकी हम वैल्यूएशन निकालते हैं, है ना, क्या करते हैं? वैल्यूएशन निकालते हैं, पता नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन क्या प्रोड्यूस करेगा? गुडविल इज टू बी वैल्यूड। क्या यूज करेगा? गुडविल इज टू बी वैल्यूड। तो ये ऐसे पहचानते। और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? बहुत सिंपल, तुम्हें पता ही है सबको। क्या ट्रीटमेंट होगी भाई? सिंपल, जो पार्टनर गेन हो रहा होगा उसका कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइस। बोलो बेटा, तो क्लियर है क्या? आज की क्लास इतनी है, उतार लो बस, खत्म आज की क्लास। ये टेप लो। आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा 5-6, आज कल मॉर्निंग के आसपास 5-6 क्वेश्चन दूंगा पीएसआर के, ग्रुप पे पीडीएफ डाल दूंगा, तुम आज ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है बेटे भाई? तुम आज भी ग्रुप में ऐड हो जाना, तो वो क्वेश्चन कर लेना 6-7। क्लियर है? जाओ दफा हो जाओ।